नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से करेंगे। दोस्तों, आज दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं आज के न्यूज डिस्कशन पे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। क्या है? देश का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य जो है बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, कुछ इस तरह का पक्षी अभ्यारण्य रहा होगा। ठीक है, अभी जो मॉनिटरिंग होती होगी, ठीक है, वो नॉर्मल मॉनिटरिंग होती होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए गार्ड्स नियुक्त कर रखे हैं। ठीक है, कुछ जो बर्ड्स एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, उनको नियुक्त कर रखा होगा ना। तो वो क्या करते होंगे, फिजिकली जाके देखते होंगे, अच्छा ठीक है, इनकी जो हेल्थ है वो ठीक है, इनका जो नंबर्स है यानी कि इनकी जो संख्या है वो भी ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एआई पावर्ड इसको बनाया जा रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है, आधुनिक जो कैमरे हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ से पक्षियों की लाइव पहचान भी होगी, गिनती भी होगी, सुरक्षा भी होगी। यानी कि रियल टाइम पे जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से मिल सकेगी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ये याद रखना कि देश का पहला एआई पावर्ड जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पे, मुंबई के ठाणे में क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है ना। मुंबई के ठाणे में क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एआई के नाम से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है, देखिए, भारत जो है डब्ल्यूटीओ, आपको पता है क्या है इसका नाम? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या करता है ये? देखिए, पूरी दुनिया में व्यापार को प्रबंधित करता है। ठीक है, प्रबंधित करता है। कैसे प्रबंधित करता है? नीतियाँ बनाता है ना, नीतियाँ बनाता है। और डब्ल्यूटीओ चाहता है कि सभी देश ना ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ ना व्यापार करें, राइट। ये इसका काम है। तो बहुत सारे समझौते तो ये बाध्यकारी बनाता है। ठीक है, यानी कि ये देशों पे बाध्यकारी होंगे, और कुछ होते हैं गैर बाध्यकारी, है ना, गैर बाध्यकारी। क्या भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है? यस, इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। यहाँ तक हमने बात समझ ली। अब क्या हुआ था, देखिए 2022 में डब्ल्यूटीओ का एक सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पे? जिनेवा में, है ना, जिनेवा में। उस सम्मेलन में एक जो है समझौता लेके आया था डब्ल्यूटीओ। क्या? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। क्या था इसमें? इसमें यह था कि भाई, आप जो मत्स्य पालन करने वाले जो मछुआरे भाई है, उनको ना सब्सिडी तरीके से दो। उनका तरीके से कहने का मतलब था कि अच्छे से जो लीगल मछुआरे हैं उनको ही दो, और उनको सारे पैरामीटर जो सुरक्षा के हैं वो पालन करने वाले लोगों को ही दो। चलो, आपको बात समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। यानी कि जो मछुआरे पहली चीज़ रजिस्टर्ड हो, दूसरी बात ये जो अच्छी प्रैक्टिसेस है मछली पकड़ने की वही सब करे, और ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध मछली पकड़े और आप उनको सब्सिडी देते जाओ। ये प्रावधान था। इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया बोला नहीं भाई, हमारे मछुआरे जो है बहुत गरीब है और हम तो आपकी इस मेंबरशिप को नहीं लेंगे। फिर डब्ल्यूटीओ ने हम पे दबाव बनाया, तो इंडिया ने बोल दिया कि यार, आपका जो चाइना है ना, पहले उसको तो सब आप दिलाओ मेंबरशिप, उसके बाद देखेंगे। अब फाइनली क्या है, चाइना वगैरह ये देश भी इसके मेंबर बन गए। इंडिया पे दबाव आया। एक और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई समझते हैं। जैसे हमने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में समझौता किया, कौन सा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत की जो मछली है, यानी कि जो मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे हम, है ना, एक्सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ इस प्रकार की अड़चने और अक्सर आती भी थी कि ईयू वाले लोग बोल सकते हैं इंडिया को कि यार, तुम्हारी जो मछली है ना, तुम्हारे मछुआरे तो जो अपना पर्यावरण है उसके संरक्षण तो करते नहीं, अंधाधुंध मछली पकड़ते हैं, हम आपकी इस मछली को नहीं खरीदेंगे। तो ये समस्या भी आ सकती थी। तब इंडिया ने जाके अभी बोला है कि ठीक है भाई, हम भी मेंबर बन रहे हैं, और इंडिया इसका 123वां मेंबर बन गया है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उद्देश्य क्या है समझौते का? कि अवैध जो मछली पकड़ने वाले हैं, इनको जो है कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब आपको लग रहा होगा यार, ये तो मछुआरों के खिलाफ इन्होंने जो है गलत चीज़ कर दी। तो क्या जैसे स्टूडेंट पहुंचे जंतर मंतर पे, क्या मछुआरे भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए दोस्तों, जो हमारा सारा का सारा जो मत्स्य पालन लगभग होता है वो कहाँ पे होता है? साउथ इंडिया में होता है ना। समुद्री किनारा वहीं ज़्यादा है। 7500 किमी की हमारी जो सीमा रेखा है समुद्री, वो साउथ में ही है। और वो लोग ना इस नॉर्थ की पॉलिटिक्स से इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ये सारे मुद्दे बड़े होते हैं, तो शायद ऐसा कुछ नहीं हो। बट जो है, सरकार ने बैलेंस बना के इस चीज़ को किया है। फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक तो समुद्री जीवों की रक्षा होगी, ये बात ऑब्वियस सी बात है। अगर
कम मछली पकड़ेंगे तो बाकी जीवों की भी रक्षा होगी और मछलियों की संख्या है वो भी बनी रहेगी। और मछुआरों को हो सकता है शॉर्ट टर्म में नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबी अवधि में इनको फायदा ही होगा। सोचिए आज मान लीजिए 100 मछलियां तालाब में, आपने 2 दिन में पकड़ ली, तीसरे दिन कहाँ जाओगे? जब सतत विकास की बात की जाती है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मतलब यही होता है कि आपको विकास इस तरह से करना है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन मिल सके, है ना। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया, चीज़ें आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो, है ना। तो ये बात होगी हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से कि भारत डब्ल्यूटीओ का जो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता था उसमें शामिल होने वाला 123वां देश बन गया है। ये समझौता 2022 में लागू हुआ था, उस समय भारत ने सदस्यता नहीं ली थी, बट अब 123वां देश इसमें बन गया है। अगली जो न्यूज़ है हमारे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना में एक और जो जहाज है, ठीक है, युद्धपोत है, उसका जो है कमीशनिंग का मतलब होता है शामिल होना, है ना, शामिल होना, तो शामिल कर लिया गया है ना। कौन सा है? INS मालवण। मालवण नाम कैसे रखा है? देखिए महाराष्ट्र का एक शहर है तट पे मालवण, उसके नाम पे इसका नाम रखा है। किस काम में आएगा? एक तो इसका नाम याद रखेंगे, माहे क्लास का एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट है ना। देखिए इसमें सारे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर इसी में मिल जाएंगे। माहे क्लास इसकी क्या है? कैटेगरी है ना, जिस कैटेगरी में कमीशन हुआ है। एंटी सबमरीन, देखिए सबमरीन क्या होती है? ऐसे समुंदर है, समुंदर में बहुत गहरे, जैसे 200 फीट गहरे सबमरीन चलती है, यानी कि ऊपर किसी को पता नहीं चलता कि नीचे नीचे। और सबमरीन क्या होती है? उसमें जो है आपका वार हेड लगा हुआ होता है। वार हेड का मतलब होता है कि जो अटैक करने वाली जो सामग्री होती है, जो बारूद होती है, जो मिसाइल होती है, वो लगी हुई रहती है। तो ये कई बार फिर ऊपर भी आती है, तो जब ऊपर आएगी तब ये जहाज इनको ट्रैक कर लेगा और यहाँ पे दुश्मन देश की सबमरीन को यहाँ डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी, वारफेयर शेलो वाटर, शेलो का मतलब ही होता है उथला पानी, है ना, तो उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगा के नष्ट करने में जो है सक्षम है। कारवार जो है कर्नाटक तक का एक तटीय क्षेत्र है और वहाँ पे नेवी का बहुत बड़ा बेस है, तो वहाँ पे इसको जो है शामिल किया गया है। 80% जो इसके इक्विपमेंट है वो स्वदेशी है। अब आप सोच रहे होंगे स्वदेशी पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए दोस्तों, अगर बाहर से कोई चीज़ हम परचेज करते हैं, है ना, बाहर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बजाय इंडिया के अंदर बनती है, तो पहली चीज़ तो इंडिया के हमारे जो इससे जुड़े हुए जो भी मान लीजिए कोई कंपनीज है जो सप्लाई कर रही है पार्ट्स, उसको रोजगार मिल जाता है और पैसा भी इंडिया के अंदर ही रहता है। सिंपल समझिए, एक तो आपके घर में ना खुद की गाय है, उस गाय से आपको मिल्क मिलता है, नो डाउट इसमें भी खर्चा आता है, ठीक है, बट इसके बजाय आप 5 लीटर जो दूध है डेली आप बाहर से लो, है ना, तो आपके फैमिली प्लानिंग पे, फैमिली के जो एक्सपेंडिचर है उस पर किस प्रकार अधिक खर्च जो है उसका बोझ पड़ेगा। इसी तरह की चीज़ जो आत्मनिर्भरता से आप समझ के चलें अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से। आगे जो न्यूज़ है वो अजीत डोभाल को लेके। देखिए अजीत डोभाल जो है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जो है सरकार को और पीएम को क्या देते हैं? सलाह देते हैं, है ना, कि हमें क्या किया जाना चाहिए। बेसिकली ये एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि रिटायर हो गए और इंडिया की जो रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, इसमें लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। और ऐसा कहा जाता है कि 5 से 7 साल जो है पाकिस्तान में रह के भी आए थे और पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस परमाणु कार्यक्रम को भी इन्होंने ट्रैक करके और वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाया था। और काफ़ी सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पे इधर उधर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरस्कार क्या मिल रहा है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, है ना। लोकमान्य तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि है, 1 अगस्त को पुणे में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? देखिए नेशनल सिक्योरिटी, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसको मजबूत किया इन्होंने। आतंकवाद विरोधी जो अभियान थे वो अच्छे से इन्होंने चलाए। देखिए नो डाउट 2014 के बाद में देश में जो आतंकवादी गतिविधियां उनमें कमी नहीं, लगभग समाप्ति की तरफ ये बढ़ गई है। 1 2 4 बड़े इंसिडेंट को छोड़ दें तो पिछले 10 साल में इस तरह की घटनाएं, नहीं तो आए दिन हर 15 दिन में कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक जो है इंडिया में होता रहता था। गुप्त अभियान जो इन्होंने किए जिसके बारे में हमने बात करी, और सुरक्षा में जो उत्कृष्ट योगदान दिया उसके लिए, है ना। तो ये बात है। चलिए आगे, भारत टैक्सी के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में इसको जो है लागू किया था, मुंबई जो कि अब क्या हो गया? बम्बई हो गया।
या बम्बई मुंबई हुआ है, या बम्बई मुंबई हुआ ना, तो वहाँ पे सबसे पहले इसको लागू किया था। क्या था बेसिकली, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे आप जानते होंगे अगर बड़े शहरों में कभी गए, ओला, उबेर, रैपिडो, ठीक है, इस तरह की जो है कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में काम करती है बेसिकली, है ना। इनका बेसिकली काम क्या है, इनका काम है कि आप यूँ समझ लीजिए ये कंपनीज होगी इधर, और इधर रमेश है ना, और सुरेश है। रमेश और सुरेश दोनों के पास में, एक के पास में ऑटो है, रमेश को कार दे देते हैं ना, सुरेश को ऑटो, है ना, दोनों के पास ही है। दोनों ने रजिस्टर्ड कर लिया इसके प्लेटफॉर्म पे, रेपिडो के प्लेटफॉर्म पे, है ना, रजिस्टर्ड कर लिया। इधर से आप हो एक्स वाई जेड, आपने भी ऐप डाउनलोड कर लिया, किसका, रेपिडो का, है ना। अब आपने रिक्वेस्ट करी, आप जयपुर में किसी प्लेस ए हो, आपको प्लेस ए से प्लेस बी जाना है ना, आपने रेपिडो बुक करी, यहाँ आपकी लोकेशन पे जो है पहुँच गया रेपिडो, आपने ट्रैवल किया, आपने इसको पे कर दिया। इसमें क्या होता था बेसिकली, मान लो आपका किराया 205 रुपये हुआ, तो 50 रुपये किसको चले गए, सीधे रेपिडो को चले गए, और उसके बाद जो है 155 रुपये जो है वो किसको गए, वो बेचारे रमेश और सुरेश को गए। तो यहाँ पे 55 रुपये फालतू जाते थे, सरकार ने बोला नहीं, हम पूरी की पूरी जो ओनरशिप है 205 अगर किराया होगा तो 205 सीधा रमेश और सुरेश की जेब में जाएगा, ऐसा सिस्टम लेके आया, और ऐसा सिस्टम है भारत टैक्सी। बात समझ आ गई होगी। बाइक सेवा भी इसमें रहने वाली है, ठीक है, ऑटो सेवा भी रहने वाली है, सहकार मॉडल है, ठीक है, सहकार कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा, और कैब सेवा भी इसमें शामिल है। और अब 25 जुलाई से राजस्थान के जयपुर में भी ये सेवा जो है शुरू हो गई है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये डेट है ना। और इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, भारत टैक्सी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए विश्वनाथ आनंद हमारे जो है शतरंज के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और अब जो है इनको फीडे, जो कि वैश्विक रूप से शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है ना, वैश्विक रूप से सबसे इसकी जो हेड बॉडी है वो है शतरंज की, तो इसके जो अध्यक्ष है वो इनको चुना गया है। हालांकि क्या परमानेंट चुना गया है, नो, परमानेंट नहीं चुना गया। इसके जो अध्यक्ष है उसको ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित कर दिया कुछ रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस वजह से इनको जो चेयर मिली है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। आगे देखते हैं, देखिए बैंकॉक में जो है एक अंडर 19 जो है एशिया कॉर्फ बॉल चैंपियनशिप होने वाली है थाईलैंड के बैंकॉक में। क्या नया हुआ है इसमें, देखिए राजस्थान से क्षितिजा शर्मा जो है वो इसके लिए चुनी गई है। तो एक तो नया गेम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉर्फ बॉल आपको याद रखना है। क्षितिजा शर्मा का चयन हुआ है किसमें, भारत की अंडर 19 कॉर्फ बॉल टीम में, और ये खेलने कहाँ जा रही है, एशिया कप खेलने जा रही है, कहाँ पे, अपने बैंकॉक थाईलैंड में, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे इसमें देखिए, ये ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है, जैसे रोज पढ़ने वाला परीक्षा में टॉप करता है ना, वैसे ही नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाला प्लेयर जो है उसको अचीवमेंट मिलता है। इनके जो कोच है वो उनकी इसी सफलता और इसी आदत की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इससे बन सकता है। देखिए बेसिकली 2018 से पहले अगर आप 20 सालों तक देखें तो कोई एक आध प्लेयर बड़ी मुश्किल से राजस्थान का इंडिया की क्रिकेट टीम में खेला होगा, लेकिन 2018 के बाद 8 सालों में 7 प्लेयर जो है इंडिया की जर्सी पहन चुके हैं। इंडिया की जर्सी पहनने का मतलब है कि इंडिया की टीम में इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आप जस्ट एक बार नाम ऊपर ऊपर से देख लीजिए, हो सकता है पूछा जाए। दीपक चाहर, खलील अहमद, ये कब शामिल हुए, 2018 में, राइट, इनका ये सब जरूरत नहीं है। 2019 में राहुल चार जो कि इसके चचेरे भाई है दीपक चार के लेग स्पिनर है, उनका डेब्यू हुआ। डेब्यू का मतलब होता है पदार्पण, और पदार्पण का मतलब होता है कि शामिल करना, और शामिल करने के बाद भी खेल लेना। पहला गेम किसके लिए, पहला गेम किसके लिए, इंडिया के लिए, राइट, इंडिया के लिए, है ना। तो इसको बोला जाता है डेब्यू। उसके बाद 2022 में रवि बिश्नोई जो कि जोधपुर के रहने वाले, और दीपक हुड्डा, इन दोनों का डेब्यू हुआ। उसके बाद 2026 में मानव सुतार, और अभी लेटेस्ट अशोक शर्मा। ऐसे करके टोटल 8 प्लेयर जो है अब तक इंडिया टीम में राजस्थान की जगह बना चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है 3 इनमें से कोई दे देगा, और एक कोई रमेश सुरेश टाइप का नाम दे देगा ना, तो आपको ना तुरंत उस रमेश सुरेश पे टिक कर देना कि भाई ये तो नहीं खेला इंडिया के लिए, राइट। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात की जा रही है एक वर्ड की, इलेक्ट्रोस्टेट। क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट क्या है समझते हैं। भविष्य की राजनीति का नया शब्द है ना, फ्यूचर की पॉलिटिक्स का नया शब्द है। क्या है इसमें, देखिए वे देश जो सोलर से, पवन ऊर्जा से,
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, आधुनिक बैटरियों के निर्माण में और उसके निर्यात में दुनिया में दबदबा बनाते हैं। यानी कि ऐसे देश जो नवीकरणीय ऊर्जा, स्पेशली सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आधुनिक बैटरियों के निर्माण और निर्यात में दुनिया पे जो दबदबा बना रहे हैं, ऐसे स्टेट को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रो स्टेट। इलेक्ट्रो स्टेट ऐसे स्टेट को बोला जाएगा। कैसे? जैसे पहले पेट्रो स्टेट बोला जाता था, किनको? जहां पे कच्चे तेल के भंडार थे, जैसे सऊदी अरब था, कतर था, ठीक है, बहरीन था, ऐसे देशों को क्या बोला जाता था? पेट्रो स्टेट। तो अब जो इस तरह की नवीकरणीय ऊर्जा में जो आगे बढ़ेंगे उनको इलेक्ट्रो स्टेट बोला जाएगा। जैसे यूरोपियन यूनियन, चीन, इंडिया जैसे जो देश है वो फ्यूचर के इलेक्ट्रो स्टेट बन सकते हैं, अभी बने नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पर्टिकुलर नवीकरणीय ऊर्जा में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बन सकते हैं, राइट? जैसे, ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन जैसे पहले जो तेल बेचता था वो राजा था और राजा को बोला जाता था पेट्रोस्टेट। अब जो सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बेचेगा वही राजा होगा और इस राजा को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टेट। और इसके बनने की संभावना इंडिया की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको पता हमने 2019 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस वाले सर कि मैं बच्चों को आईआर से जुड़े हुए या फिर जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसके बारे में बड़ी शानदार नॉलेज है। तो इसका जो सारा क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है, ठीक है, कि आप लोगों ने लगातार मेहनत करी। और मैंने आपको एक बात हमेशा बोली कि आपको जब 1 साल पूरा हो जाएगा ये करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, मैं कह रहा हूँ आप जिससे भी बात करोगे, ठीक है, किसी भी करंट के टॉपिक पे, आप सामने वाले को सरप्राइज कर दोगे, है ना? क्योंकि ये आपकी ट्रेडिशनल नोटबुक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, बट देखो आपकी जिस तरह से अभी जस्ट 12th पास करके फ्रेशर्स आए हो, या फिर क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने में और हमारे में इतना पेशेंस नहीं होता कि हम किसी 2 पेज के आर्टिकल को अच्छे से बैठ के समराइज करके समझे। तो ये आपकी सहूलियत के लिए, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू ओनली। चलिए, क्यूएस क्वेकरली साइमंड्स नाम की एक कंपनी है, कहाँ की है? इंग्लैंड की, है ना? इंग्लैंड की। क्या काम करती है? देशों के शहरों को रैंकिंग देती है, कुछ पैरामीटर के बेस पे देशों के शहरों को रैंकिंग देती है। याद रखना है, क्यूएस का मतलब है क्वेकरली साइमंड्स, ठीक है, साइमंड्स, क्वेकरली साइमंड्स, ये इस कंपनी का नाम है, जो कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2027 जो है इन्होंने घोषित किया। बेस्ट स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी सिटीज बेस्ट है दुनिया में, उसके हिसाब से इन्होंने 150 शहरों की सूची जारी करी है ना? तो सबसे पहला स्थान बनाया सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसको कितने मिले? 100 में से 100 नंबर। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी बड़ी शानदार कंपनी है वहाँ पे बेस्ट है। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया मेट्रो, वहाँ की सरकारी बसेज, ठीक है, वहाँ की टैक्सीज, ये सारी जो है शानदार क्वालिटी की है, ठीक है, शानदार क्वालिटी की है। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है ना, सरकारी बस में बैठ जाओ तो 2 दिन ना चैन ना आए, इतना सर दर्द हो जाए आपका, ठीक है। पर ठीक है, खैर 24 घंटे एक्टिव जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ पे, ट्यूशन फीस है वो भी काफ़ी कम है, ठीक है। इस तरह के जो है अनेक पैरामीटर के हिसाब से सियोल को लगातार दूसरे साल जो है इन्होंने टॉप किया है। उसके बाद जापान का जो टोक्यो है वो नंबर 2 पे, इंग्लैंड का जो लंदन शहर है वो नंबर 3 पे, मेलबर्न का जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न सिटी है वो नंबर 4 पे, और म्यूनिक जो है जर्मनी का वो 5वें नंबर पे। आप सोच रहे होंगे इंडिया का, हम भाई बहुत दूर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंडिया वाले। मुंबई जो है 91वें नंबर पे, हमारा सबसे टॉप शहर, ठीक है, फिर भी ठीक है, टॉप 100 में आ गया हमारा। नई दिल्ली है वो भी टॉप 100 में, 99th रैंक है ना। ये दो टॉप 100 में, 91, 99, ठीक है। ये सब बातें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप हल्का सा पढ़ लेंगे। बेंगलुरु जो है उसको 114, ये इंडिया की 3rd सिटी, और उसके बाद चेन्नई जो है 123 जो इसको रैंक इसको मिली है, यानी कि इंडिया की टॉप 100 में 2, 91 पे मुंबई, 99 पे दिल्ली, उसके बाद 114 बेंगलुरु, 123 कौन सी? चेन्नई सिटी को इस क्यूएस रैंकिंग में स्थान मिला है। क्या पैरामीटर है इनके 6, ये थोड़ा जान लेते हैं। अफोर्डेबिलिटी, यानी कि पहली चीज रहने का खर्च कितना है, और उसके बाद
ट्यूशन का खर्च कितना है, ठीक है। ये क्या वहन करने लायक है या नहीं है? वहन का मतलब है अफोर्ड करना, कि व्यक्ति उसको दे पाएगा या नहीं, इस बात पे। दूसरा, रोजगार के अवसर कितने हैं इंटर्नशिप के, नौकरी के। डिजायरेबिलिटी कितनी है, शहर कितना सुरक्षित है और आकर्षक है। और आप देख रहे हो अभी आपने दिल्ली में प्रोटेस्ट देखा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति जंतर मंतर के पास से गुजरा होगा तो वो क्या दोबारा दिल्ली या इंडिया आने की सोचेगा? ऑब्वियसली नो, जिस तरह की रील्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा है, जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं ना, जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, अलग अलग देशों और संस्कृतियों के छात्र किस तरह से रहते हैं, और शहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी रैंकिंग क्या है। ये तमाम बातें मिला के और क्यूएचओ रैंकिंग जारी करती है। अब देखिए, सरकार जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसका, इंडस्ट्री का, बड़े बड़े काम कर रही है। उसमें ये काम है रसायन योजना, यानी कि 3 केमिकल पार्क के निर्माण की जो है घोषणा कर दी है। केमिकल पार्क का मतलब हो गया ऐसे पार्क जो कि बड़ी इंडस्ट्री को अपना व्यापार बढ़ाने में और उत्पादन बढ़ाने में क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। तो 3030 करोड़ रुपए की योजना है। 3000 तो सीधे खर्च होंगे, 3000 करोड़ तो केमिकल पार्क बनाने में, 1000 तीनों में 1000 करोड़, और 30 करोड़ जो है प्रशासनिक खर्चा है, यानी कि उसको लागू करने का जो खर्चा है वो 30 करोड़ रुपए है ना। तो ये 3 केमिकल का पार्क जो है देश को समर्पित होने वाले हैं। 1000 करोड़ कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने बोला है भाई पहले 500 करोड़ रुपए राज्य देगा, ठीक है। जिस भी राज्य को अपने यहाँ लगाना, जब वो 500 दे देगा तब हम 1000 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर केमिकल पार्क के लिए देने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2000 एकड़ का एक एरिया होगा जहाँ पे अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगेगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री की, बोला जाता है जैसे गंगा ऊपर हिमालय से निकलती है उत्तराखंड तक बहुत ही स्वच्छ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे आती है, नीचे लगातार जो है ये इसका जो पानी की जो स्वच्छता है वो कम होती जाती है। रीज़न क्या है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो सारा नालों और छोटे छोटे इन के माध्यम से इसमें मिलता जाता है, और इसके पानी की जो वाटर की क्वालिटी वो डिग्रेड होती जाती है। तो जब इस तरह के सीईटीपी संयंत्र लग जाएंगे तब वो पानी है अच्छा रहेगा, वो जो बेकार पानी है वो बाहर नहीं जाएगा और वहीं का वहीं उसका निपटान हो जाएगा। जल की आपूर्ति, वितरण, भाप उत्पादन, पाइपलाइन नेटवर्क, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग मतलब होता है जिनको हम भंडार गृह बोलते हैं ना, इस तरह के जो प्रावधान है वो भी इसमें रहने वाले हैं। किसमें, केमिकल पार्क में। क्या होगा इसमें, निर्यात बढ़ेगा इंडिया का और आयात में कमी होगी, रोजगार बढ़ेंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी कि हमारा जो सामान है बाहर के देशों में सस्ता होगा, पर्यावरण को भी इससे फायदा होगा, और 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में भी ये मदद करेगा, राइट। तो ये इसकी सारी बात हमने कर ली। अब देखिए एक नई सरकार की योजना चल रही है, क्या चल रही है, एग्री स्टैक योजना। एग्री स्टैक योजना हमने इसके बारे में पहले बात करी, आप याद कीजिए। क्या है, बेसिकली कृषि सेक्टर को डिजिटल बनाने का प्रयास है। अब कृषि सेक्टर को डिजिटल बनाने में सबसे पहले तो किसान को डिजिटल बनाना पड़ेगा ना भाई। तो किसान की एक आईडी बना रहे हैं, कैसी आईडी बना रहे हैं, आधार कार्ड जैसी। आधार कार्ड जैसी क्या होगा, इस आईडी में किसान की सारी चीजें इसमें होगी, जैसे उसकी जो लैंड है, जमीन है, उसका सारा का सारा ब्यौरा इसमें होगा, ठीक है। किसान कहाँ रहता है इसका ब्यौरा होगा, किसान को कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है इसका सारा ब्यौरा होगा, ताकि सरकार अगर कोई भी फायदा देना चाहे तो सीधा उसको दे सके, ठीक है। तो कोई भी बीच में बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए सरकार बना रही है क्या, फार्मर आईडी, किसान की डिजिटल आईडी। तो टोटल 10.11 करोड़ डिजिटल आईडी इंडिया में बन चुकी है। और आप में से भी किसी के पेरेंट्स अगर किसान है तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कीजिए कि आप नियर बाई ई मित्र पे जाइए और अपनी किसान आईडी बनवाइए, क्योंकि देखिए किसान आईडी फिर जन आधार कार्ड के साथ मिलके इस तरह का डॉक्यूमेंट बनने वाला है कि फिर क्या है, सरकार प्रेशराइज करने के लिए जो फ़ायदे मिल रहे हैं उनसे वंचित करती है, जैसे पेंशन आ रही है तो उसको रोक देगी, देन फिर अगेन किसी को पैसे देने पड़ेंगे, इन प्रॉब्लम होगी। तो ये आइडियाज़ बना दी, चलो ठीक है। इसमें क्या, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी खरीद, ऋण का वितरण, आपदा राहत, ये सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाएगी। इससे क्या होगा, उपग्रह से इमेज लेना आसान हो जाएगा, विवाद समाधान हो जाएंगे। विवाद समाधान जैसे एग्जाम्पल से आपको समझता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रमेश ने बीमा करवाया, ठीक है, चलो रमेश ने बीमा करवा लिया। अब रमेश ने क्लेम किया कि साहब मेरा तो पूरा खेत खराब हो गया, मुझे तो क्लेम दीजिए आप। ये लोग बोलेंगे अच्छा 1 मिनट रुको बेटा, अभी बताते हैं।
इन्होंने सीधी उनकी जो किसान आईडी है उस पर लॉगिन किया, लॉगिन करके सैटेलाइट से उसको कनेक्ट रहेगी ऑलरेडी, देखेंगे अच्छा रमेश का खेत यहाँ पे है, वहाँ देखेंगे वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी फसल लहरा रही है, वो बोलेंगे रमेश को आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, है ना। वाइस वर्सा फायदा भी होगा। अभी क्या होता है कि किसान की फसल खराब हो जाती है बट फिर भी उसको मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन जब किसान आईडी बन जाएगी, उससे जब डिजिटल सर्वेक्षण होगा तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, तो फायदा भी इससे होने वाला है। बाढ़ और सूखा पड़ेगा तो एग्जैक्ट ध्यान पड़ जाएगा अच्छा रमेश सुरेश कभी किस किस को जो है नुकसान फायदा हुआ है ना। तो उसके बाद ये जो है कृषि ड्रोन जो हमने बात करी थी पहले, और नमो ड्रोन दीदी योजना चल रही है, सेल्फ हेल्प जो गाँवों के ग्रुप बने हुए हैं उनमें 15 दिन का प्रशिक्षण जो है ड्रोन पायलट्स के माध्यम से दिया जाता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, और ये भी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आपको जस्ट उसी किसान फार्मर आईडी वाली जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करना है। अब आगे एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है, और आर्टिकल में ये बोला कि भाई इंडिया की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो थोड़ी दिक्कत में है। उसके कई सारे रीजन है, जैसे पहले कोविड-19 आ गया, उससे झटका लग गया, उसके बाद यूक्रेन का युद्ध हुआ, उससे इंडिया को प्रॉब्लम हुई, उससे अमेरिका की शुल्क वर्दी, अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिए थे जिनके बारे में हमने बात करी थी, उसके बाद ईरान का युद्ध हो गया, तेल की कमी हो गई, ठीक है। इसकी वजह से जो है वर्दी दर जो है वो काफ़ी कम हो गई है ना। तो क्या किया जा सकता है, तो 10 सुझाव देते हैं ना। कौन? ये अखबार में आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं। सबसे पहले तो भाई तेल के दाम अगर बढ़ते हैं ना तो आप बिल्कुल नीचे जो उपभोक्ता है उससे ही लीजिए, आप उसमें कोई रियायत मत दीजिए। तो आप चिंता मत करो, भारत सरकार तो वैसे ही कोई रियायत अभी दे नहीं रही है, ठीक है। तो ये ठीक है। विनिमय दर लचीली बनाए, ठीक है। नियंत्रण कम से कम रखें, यानी कि रुपया, मान लीजिए रुपया का दाम डॉलर की तुलना में गिर रहा है तो आप इसको कंट्रोल ना करें, ये सजेशन है दूसरा इनका। आगे आरबीआई को सक्षम करें, उसकी सहनशीलता की सीमा बढ़ाएं, जैसे अभी 2 से 6 यानी कि 4% का जो लक्ष्य मुद्रास्फीति का दे रखा है मौद्रिक नीति के हिसाब से, ठीक है। यानी कि महंगाई 4% से 2 पॉइंट या तो 6% होनी चाहिए, या 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इन्होंने बोला इसमें भी ढील दो आप, है ना, आरबीआई को अपने हिसाब से करने दो, ये इनका तीसरा सजेशन है। फिर बोल रहे हैं कि भाई जो पैसा है, फंड है, वो आप बड़ी कंपनीज तक पहुंचने दो, निर्यात करने वाले लोगों तक पहुंचने दो, तब जाके अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आगे राजकोषीय जो घाटा समिति है उससे बोले कि भाई आप ना बजट में खर्चा ही नहीं करें, पैसा बचाएं भी, ये सिंपल मतलब है उनका ना। ये इन्होंने अगला सजेशन दिया है। फिर जो समझौते हुए हैं जैसे ईयू के साथ में, ब्रिटेन के साथ में हमारे समझौते हुए हैं, आप और ओईसीडी देशों के साथ में समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए। अभी जीएसटी की 2 दरें हैं, ठीक है, 5% एंड 12%, और एक 40% वाली। तो इन्होंने कहा इसको हटा के एक ही कर दो 10%, ताकि क्लैरिटी रहे सबको। हालांकि वो ये नहीं समझ रहे कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि हमारे नॉर्मल गरीब लोगों के यूज के लिए, जिनको या तो फ्री कर रखा है या फिर 5% में डाल रखा है, तो उन पर बोझ नहीं पड़ेगा क्या, ठीक है। और दुनिया के जो उभरते बाजार हैं उनकी कॉपी करो, अनुसरण करो, अच्छी नीतियाँ लागू करो, और कानून का शासन स्थापित करो, है ना। इस तरह की बातें इन्होंने बोली है। तो ये ठीक है, जनरल बातें हैं जो हम आंसर्स में लिख सकते हैं। हमने आज एआई पक्षी अभयारण्य जो कि मुंबई में, उसके बारे में बात करी, डब्ल्यूटीओ का मत्स्य समझौता उसके बारे में, आईएनएस मालवण जो कमीशन हुआ है उसके बारे में, डोवाल साहब को, अजीत डोवाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलने वाला है उसके बारे में, भारत टैक्सी के बारे में, आनंद फीडे के अध्यक्ष बनने वाले हैं उसके बारे में, QS 202 से उनके बारे में, भव्य रसायन 3 पार्क बनने वाले हैं उनके बारे में, किसान आईडी के बारे में, ड्रोन के बारे में, ये तमाम हमारी आज की डिस्कशन थी। आप अच्छे से इनको पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और उसके बाद अच्छे से रिवाइज करते रहिए, हमारा थंब रूल है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।